हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे आप लोग। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन में हम समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। पहले प्रूव करेंगे कैसे निकलता है और फिर उसके बाद हम ऊष्मीय प्रभाव देखेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव थोड़ा सा हम देखेंगे। तो आज हमारा यह मोटिव है। देखिए स्टार्ट करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन को मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था क्या होता है। तो आज हम यहाँ इसको प्रूव करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इसको हमें प्रूव करना है, कैसे ये आता है। तो देखिए हम माना कि R1 R2 R3 मेरा एक रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। और अगर इस विद्युत धारा से एक I करंट हम प्रवाहित कर रहे हैं तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि विद्युत धारा जब श्रेणी क्रम में जब जाता है तो सारी की सारी रेजिस्टेंस से समान करंट जाता है। तो इसमें भी I बन जाएगा, इसमें भी I बन जाएगा और इसमें भी I बन जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में जो धाराएं होती है सारी रेजिस्टेंस से बराबर जाती हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। इसीलिए आपको अगर नहीं समझ में आता, अगर यह लेक्चर समझ में नहीं आएगा अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं पढ़िएगा तो, क्योंकि सारा का सारा लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो देखिए I1 करंट इससे गया, I1 करंट इससे गया, I1 विद्युत धारा इससे गया। तो देखिए ए और बी के बीच में मेरा विभव क्या आएगा, ए और बी के बीच में मेरा विभव कितना आएगा, मतलब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू यह मेरा आई हो गया और ये मेरा R1 हो गया। तो ओम्स का नियम हमें क्या कहता है, ओम का नियम कहता है हमारा कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। दो सिरा के बीच का जो विभवांतर होता है वो मेरा आई आर के बराबर होता है। तो दो सिरा कौन सा, ए सिरा और बी सिरा। तो यहाँ का वोल्टेज हो गया वी ए और यहाँ का हो गया वी ए, यहाँ का हो गया वी बी। तो वी ए माइनस वी बी मतलब विभवांतर क्या होता है, विभवांतर हमारा होता है दो सिराओं का बीच के विभव का अंतर, दो सिरे के बीच के विभव का अंतर। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, विभवांतर हो गया। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इसके अंदर का जो करंट है आई है और इसका जो रेजिस्टेंस है मेरा R1 है। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू R1। यह हो गया मेरा पहला, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू R1 पहला आ गया। अब दूसरा केस में देखिए बी और सी के बीच में, तो वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू आई, यहाँ से जो करंट जा रहा है और ये मेरा R2 हो गया। तो वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू आई गुना R2 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा केस में वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू आई गुना R3 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ दिखाया है। यहाँ पर यह तीन केस दिखा है ना। देखिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू R1, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू आई इंटू R2, फिर वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू आई इंटू R3। ठीक है, अब इन तीनों समीकरण को मैं अगर जोड़ रहा हूँ तो देखिए वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी किया। देखिए वी ए इसको ऐसे देखिए, टाइप अच्छे से नहीं हो रहा है, इसको यहीं से समझ सकते हैं। देखिए वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी किया। अगर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो देखिए यह जो माइनस वी बी है और यह मेरा प्लस वी बी है, कट जाएगा। अगर मैं यह 1 2 और 3 तीनों को जोड़ूंगा तो यह मेरा वी बी माइनस में है, एक मेरा प्लस में थे, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। और एक देखिए यह मेरा वी सी माइनस में है और यह मेरा प्लस में है, तो यह कैंसिल हो जाएगा। बच गया मेरा क्या, बच गया मेरा वी ए और वी डी बच गया। तो यही हमारा यहाँ पर आता है वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू
वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस तरफ भी तो अब ऐड करेंगे ना, इस तरफ ऐड करेंगे तो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री होगा ना। अगर मैं इस तरफ ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ऐड किया तो राइट हैंड साइड भी ऐड करूंगा, तो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री होगा, होगा ना। तो आई कैंसिल, आई तीनों में मेरा समान है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो आई मैंने कॉमन ले लिया और बच गया मेरा क्या, अंदर क्या बच गया मेरा आर वन प्लस आर टू एंड आर थ्री बच जाएगा, और मेरा आर थ्री बच जाएगा। यह मेरा आंसर यह आएगा। तो देखिए इधर बच गया मेरा वी और वी ए और वी डी बच गया, तो वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू आई मैंने कॉमन ले लिया, तीनों का जो आई है मैंने तीनों का आई को मैंने कॉमन ले लिया, बच गया मेरा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अंदर चला गया। क्यों, क्योंकि इन सबको ऐड कर रहे हैं ना हम, समीकरण वन समीकरण दो एंड समीकरण तीन, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आ गया। अब देखिए वी ए माइनस वी डी दो सिरा कौन कौन सा हो गया, सिरा ए और डी के बीच का हो गया, सिरा जो ये मेरा सिरा ए और सिरा मेरा यहाँ डी, इन दो सिराओं के बीच का विभवांतर मेरा क्या दिया हुआ है, वी ए माइनस वी डी। तो वी ए माइनस वी डी यहाँ दिया हुआ है, और यह आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री मेरा आर के बराबर हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीनों को मैं आर ले लिया कॉमन, आर इक्विवेलेंट ले लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए सिरा ए और सी ए और डी के बीच क्या है, तो ए और डी के बीच में मेरा सिरा कौन मतलब कौन कौन सा प्रतिरोध है, मेरा आर वन प्रतिरोध है, आर वन है और आर टू है और आर थ्री है, मेरा तीन प्रतिरोध है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो इन तीनों को मैं एक कॉमन ऐसे लिख सकता हूँ, एक कॉमन ऐसे करके ऐसे ले लिया, और इसको मैंने सिरा ए दे दिया और इसको सिरा मैंने डी दे दिया, इसको मैंने सिरा डी दे दिया, और इसको मैंने ए और डी का बीच का जो कॉमन मैंने मान लिया आर, और आर जो है मेरा ये आर वन आर टू और ये आर थ्री, ये तीनों को जोड़ के जो बनता है ना वही मेरा कैपिटल आर बनता है। क्योंकि सिरा ए और डी के बीच में मेरा कौन कौन सा प्रतिरोध है, ए और डी के बीच में मेरा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये तीन को है, तीनों को मैं जोड़ दूंगा। कहने का मतलब अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ, अगर मेरे रास्ते में कहीं 5 रुपये मिल गया, फिर 10 रुपये मिल गया, फिर 15 रुपये मिल गया, एक ही रास्ते में मिल गया, तो एक ही रास्ते में मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने एक जगह 5 रुपये मिल गया, एक जगह 10 रुपया, एक जगह 15 रुपया, तो ऐसा थोड़ा है कि मैं 5 रुपया लूँगा, 10 रुपया लूँगा, 15 रुपया नहीं लूँगा, मैं तीनों के तीनों ले लूँगा, तो तीनों को लेकर जोड़ दूंगा, तो तीनों को लेकर जोड़ दिया तो कितना हो गया, 15 10 25 5 30 हो गया, 30 रुपया। तो 30 रुपया जो है मेरा यह दिखाता है, यह जो कैपिटल आर जो है ना, यह जो कैपिटल आर है, इसी को मैंने यह एक सिंगल रेजिस्टेंस में मैंने उसको दिखा दिया। ये जो आर है मेरा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का योग है, सम, उसको मैंने एक रेजिस्टेंस में बना दिया, ठीक है। ये मान लीजिए ये छोटा पहाड़ है, ये छोटा पहाड़ है, ये छोटा पहाड़ है, तीनों को मिला के एक मैंने बड़ा पहाड़ बना दिया आर के रूप में। यह जो रेजिस्टेंस मेरा आर देख रहे हैं आप, यह मेरा बड़ा पहाड़ बना दिया। तो वही बोल रहा है कि ये जो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री है, इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ। अब यह जो आर है मेरा, यही मेरा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आ गया, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में समझ में आ गया ना, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। प्रूफ समझ में आ गया। अब आगे देखिए, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है यदि समान बड़ा होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, समतुल्य प्रतिरोध मतलब समतुल्य प्रतिरोध मेरा कैपिटल आर जो है वह आर वन आर टू और आर थ्री इन तीनों से इंडिविजुअल रूप से यह बड़ा होता है। क्यों, देखिए आर वन मेरा कितना था 5 मान लीजिए, आर टू मेरा कितना है 10, और आर थ्री मेरा मान लीजिए 3 मान लीजिए कि 3 है। तो देखिए यह अब इन तीनों को मैं जोड़ दिया 10 5 15 15 3 18, तो आर मेरा कितना हो गया, आर मेरा हो गया 18 हो गया। इसको ये जो आर है मेरा कितना हो गया, इन सबको जोड़ूंगा
तो 18 आ गया ना। तो अब ये देखिए 18 मेरा ये 5 से बड़ा है, यह 10 से बड़ा है और 3 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, मतलब इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। जो समतुल्य प्रतिरोध है हमारा, ये जो कैपिटल आर मेरा क्या समतुल्य प्रतिरोध है, यह जो है यह व्यक्तिगत प्रतिरोध जो R1 से R2 से R3 से इन सभी से बड़ा होगा। बड़ा हो दिखाई दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि मैं सबको जोड़कर एक बड़ा बना रहा हूँ पहाड़। तो जो बड़ा पहाड़ होगा, उन सारे जो छोटे छोटे पहाड़ को मैंने एकत्रित करके बड़ा पहाड़ बनाया था, तो उन छोटे पहाड़ों से बड़ा पहाड़ बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो वही केस है कि यह समतुल्य प्रतिरोध जो बड़ा आर है जो मेरा, वह छोटे छोटे R1 R2 R3 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि सबको जोड़ के ही तो बना रहा हूँ ना इसको। ठीक है। और दूसरा देखिए, यदि समान मान R के n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, अगर मैं देखिए 1 2 3 इन सबको मैं अगर R इसको भी R दे दिया और इसको भी तीसरे वाले को भी मैंने R दे दिया, तो इन सबको जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 3R हो गया, 3R हो गया। R1 प्लस R2 प्लस R3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 किया तो कितना R हो गया? 3R हो गया। 1 2 3 3R हो गया। तो यह 3 हमें क्या दिखाता है? 3 हमें दिखाता है कि जितना हम प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में हम समान प्रतिरोध समान अगर मान रहेगा सबका, तो उसका हम ये जो अगर मान लीजिए n मैंने लगा दिया, n मैंने श्रेणी क्रम में लगा दिया, तो R इज इक्वल हो जाएगा मेरा NR हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 मैंने लगाया तो यहाँ मेरा 3R हो गया। तो अगर वैसे ही मैं n लगा दिया यहाँ अगर इसको डॉट 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 करके मैं यहाँ पर n लिख दिया n, तो यह मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 करके n तक चल जाएगा, तो NR हो जाएगा। तो NR तो कैपिटल R इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया? कैपिटल R इज इक्वल हो गया मेरा स्मॉल n इंटू आर। समझ में आ गया? अगर मेरा प्रतिरोध मेरा श्रेणी क्रम में 5 गो है और सबका मान R है, तो कितना उसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बताइए? यह न्यूमेरिकल में पूछता है। अगर मेरा श्रेणी क्रम में 5 प्रतिरोध है, सबका मान बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 5R हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 दोनों को सबको जोड़ दिया, सबका मान R है, तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R 5R हो गया। तो क्या मतलब समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? समतुल्य प्रतिरोध मेरा हो गया 5R। तो वैसे ही करा कि अगर n लगा दिया 5 की जगह पर मैंने n मतलब n प्रतिरोध अगर मैं लगा दिया श्रेणी क्रम में, तो कितना हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध? समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा मेरा NR। ठीक है, क्लियर है? समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा हमारा NR। आगे देखिए, अब मेरा है समानांतर क्रम में या पार्श्वबद्ध संयोजन में हम प्रूव कैसे करते हैं उसको देखेंगे। समानांतर क्रम में कैसे करते हैं देखिए, समानांतर क्रम में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे संयोजन होता है। एक रेजिस्टेंस का बाएं वाला सिरा पहले रेजिस्टेंस का बाएं सिरा, पहले रेजिस्टेंस का दाएं सिरा, दूसरे रेजिस्टेंस का बाएं सिरा, दूसरे रेजिस्टेंस का दाएं सिरा, तीसरे रेजिस्टेंस का बाएं सिरा और तीसरे रेजिस्टेंस का दाएं सिरा, तीन सभी एक ही बिंदु पर होता है। इसका एक बिंदु पर है ना बाएं सिरा, और इसका एक बिंदु दाएं सिरा, तीनों का सेम ही बिंदु पर है ना? R1 का, R2 का, R3 का सबका दाएं सिरा एक ही बिंदु पर है और बाएं सिरा एक ही बिंदु पर है। तो इससे हम कहते हैं समानांतर क्रम में। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अब यह तीनों R1 R2 R3 को मैं एक इक्विवेलेंट के रूप में मैंने यहाँ एक R में दिखा दिया। ये जो देख रहे हैं ना, A और B के बीच में हमको समतुल्य निकालना है। तो समतुल्य निकालने के लिए हम A और B के बीच में एक बड़ा पहाड़ R को लगा दिया, एक बड़ा R को लगा दिया। इन तीनों को हटाकर, इन तीनों को कैसे हटाएंगे कि मेरा R के बराबर हो जाए? इन तीनों को कैसे हटाएंगे कि मेरा R के बराबर हो? तो समानांतर क्रम में प्रूफ कैसे होता है देखिए। समानांतर क्रम में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो देखिए, अगर R1 R2 R3 मेरा प्रतिरोध है 3 समानांतर क्रम में है, तो अगर उससे मुख्य धारा I तीनों, अगर मैं यहाँ से I धारा प्रवाहित कर रहा हूँ बैटरी से, तो समानांतर क्रम में मैंने बताया था कि धाराएं जो होती हैं बट जाती है। तो इसमें जो धारा है मेरा I1 है, इसमें जो धारा मेरा I2 बट गया, इसमें मेरा जो धारा है I3 में बट गया। कहने का मतलब मेरा अगर मैं 6 धारा प्रवाहित कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ मान लीजिए 1 आ गया, इसमें 2 आ गया,
3 2 1 3 हो गया, इसमें मान लीजिए 3 आ गया, तो 3 2 5 1 6, तो 6 बढ़ गया, 6 जो एम्पियर है मेरा 1 2 3 में बढ़ गया, और यहाँ पर मेरा 6 एम्पियर निकल जाएगा बाहर। इन तीनों से 1 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, 3 यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ निकल के 6 आ जाएगा, और 6 फिर एमीटर नोट कर लेगा, फिर से 6 बैटरी में आ जाएगा। जितना बैटरी धाराएं निकालता है बैटरी के पास उतना ही धारा लौट कर वापस आ जाता है, इतना याद रखिएगा। तो देखिए, तो I1 I2 I3 में बढ़ गया, I1 I2 I3 में बढ़ गया। अब देखिए, तो कुल धारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ये जो I मेरा जो जा रहा है यहाँ से जो जा रहा है वह मेरा, घिचपिच नहीं करना, इसको हटाओ। देखिए, I जो धाराएं जा रहा है वो I1 और I2 और I3 में बढ़ गया। मतलब I अगर मेरा 6 है तो 1 2 3 मान लीजिए कि इसमें 1 जा रहा है, इसमें 2 जा रहा है, इसमें 3 जा रहा है, तो 3 2 5 1 6, तो यह इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तभी ना मेरा I के बराबर आ रहा है। तो वही कह रहा हूँ कि कुल धारा जो I है मेरा वह I1 मेरा 1 हो गया, I2 मेरा 2 हो गया, I3 मेरा 3 हो गया, तो 3 2 5 1 6, जो मेरा बड़ा करंट 6 के बराबर हो रहा है। तो वही कुल धारा जो है I वह I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट से डिनोट कर रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट मान ले रहा हूँ। अब ओम के नियम के अनुसार देखिए, ओम के नियम के अनुसार क्या कहता है, दो विभव के बीच का जो विभवांतर होता है उससे प्रवाहित होने वाला जो धारा होता है उसका समानुपाती होता है। तो पहले केस में देखिए, पहले केस ऊपर वाला देख लीजिए, तो पहले केस का ए बी के बीच में जो हमारा करंट जा रहा है वह क्या जा रहा है, करंट मेरा जा रहा है I1। अब 1 2 3 को मैं हटा दे रहा हूँ, 1 2 3 मेरे को समझाना था, अब इसको हम I1 I2 I3 में देखते हैं। यह मेरा इसमें जो जा रहा है करंट मेरा I1 है, इसमें जो जा रहा है मेरा करंट I2 है, और इसमें मेरा जो जा रहा है, इसमें जो जा रहा है वह I3 है, I3 है। तो देखिए, इसमें मेरा करंट I1 जा रहा है, तो इसका जो विभवांतर कितना होगा, विभवांतर VA माइनस VB, क्योंकि इसका सिरा कौन सा है, एक A हो गया और एक हो गया B। इसका जो ऊपर वाला का जो सिरा है एक A हो गया और एक हो गया B, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 इंटू R1 होगा कि नहीं होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 इंटू R1 होगा ना, फर्स्ट वाला का इसका I1 इंटू R1 होगा। और हमें निकालना क्या है, हमें करंट निकालना है। तो इसमें जो I1 मेरा करंट जा रहा है, इसमें जो मेरा I1 करंट जा रहा है वह मेरा VA माइनस VB बाई R1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ना आप, VA माइनस VB बाई R1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू V बाई R होता है, I इज इक्वल टू मेरा होता है V बाई R, और V मेरा क्या है, V मेरा दो सिरा के बीच का दो सिरा के बीच का विभव होता है। दो सिरा मेरा कौन सा है, A हो गया, एक हो गया B, तो VA माइनस VB कर दिया, और VA माइनस VB और उसका रेजिस्टेंस क्या है मेरा R1 है, तो I इज इक्वल टू VA माइनस VB बाई R1 हो गया। यह मेरा पहला केस का हो गया। दूसरा केस का वैसे ही I2 निकालेंगे। इसमें जो करंट जो जा रहा है मेरा I2 जा रहा है, तो I2 इज इक्वल टू VA माइनस VB बाई R2 हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें मेरा करंट I2 जा रहा है, तो I2 इज इक्वल क्या होता है, I इज इक्वल होता है मेरा V बाई R होता है, I इज इक्वल टू V बाई R। तो V मेरा क्या हो गया, VA माइनस VB, और R मेरा क्या हो गया, R2 हो गया। तो वही हो गया मेरा, यहाँ पर देखिए I2 इज इक्वल टू VA माइनस VB बाई R2 हो गया। यह मेरा सेकंड केस हो गया। और थर्ड केस ये है, थर्ड केस मेरा I3 इज इक्वल टू VA माइनस VB बाई R3 कर दिया। ठीक है, VA माइनस VB बाई R3 हो गया थर्ड केस में। VA माइनस VB बाई R3 कर दिया इस वाला केस में, थर्ड वाला ये वाला केस देख रहे हैं ना, ये वाला तीसरा, इसमें जो करंट जा रहा है मेरा I3 जा रहा है, तो VA माइनस VB बाई R3 इज इक्वल टू करंट I3 हो गया। अब देखिए I1 I2 और I3 तीनों को हम जोड़ देंगे, तीनों को हम I1 I2 और I3 को अभी जोड़ा तो मेरा कितना आ रहा था, मेरा I1 I2 I3 को जोड़ा था मेरा I आ रहा था, यहाँ पर मैं I रख दूँ, यह I1 I2 और I3 को जोड़ा तो मेरा I के बराबर आता है। तो यहाँ पर देखिए पहले के अनुसार, तो I को मैं यहाँ रख देता हूँ, और इसको देखिए VA माइनस VB इसमें भी है,
वी ए माइनस वी बी मेरा इसमें भी है और वी ए माइनस वी बी मेरा इसमें भी है, तो तीनों में मैं कॉमन ले लूँ। तीनों का वी ए माइनस वी बी माइनस वी बी सॉरी वी ए माइनस वी बी को मैं कॉमन ले लिया, बच गया मेरा इसमें 1/r1, इसमें बच गया 1/r2 और इसमें बच गया 1/r3। तो वी ए माइनस वी बी इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? पहले मैंने क्या किया, ये जो i1 i2 और i3 तीनों को जोड़ दिया, तो तीनों को जोड़ूंगा तो मेरा यह i के बराबर आता है। तीनों को जोड़ के मैंने i के बराबर मैंने इस तरफ लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में मेरा वी ए माइनस वी बी बाई r1 है, वी ए माइनस वी बी बाई r2 है और वी ए माइनस वी बी बाई r3 है। और वी ए माइनस वी बी मेरा तीनों में है, तो तीनों में है तो एक कॉमन ले लिया, इसको कॉमन लेके और इसको r1/r1 1/r2 और 1/r3 को मैं इधर लिख दिया, कॉमन लेके एक ब्रैकेट में उसको जोड़ दिया। ठीक है, अब यह 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 मेरा कितना किसके बराबर आता है? यह मेरा 1/r के बराबर आता है। ये जो इन सबको मैं एक कैपिटल R से डिनोट करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया था r1 r2 r3 को मैं एक यहाँ पर कैपिटल R से ले लिया। सिरा A और सिरा B के बीच की जो विभवांतर है, मैं इसको जो समतुल्य विभवांतर है उसको मैं R मान लेता हूँ। R1 और R2 और R3 का समतुल्य जो प्रतिरोध होता है उसको मैं R से डिनोट कर दिया। तो ये जो R है मेरा 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के बराबर होता है। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के बराबर होता है। तो ये जो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 मेरा यहाँ पर r के बराबर आ गया ना। तो देखिए, तो वही मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर है? प्रूफ समझ में आ गया? ये जो देख रहे हैं ना आप, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 को मैं 1/r से बराबर कर दिया। तो इस केस में उल्टा होता है। इस केस में देखिए, समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है। श्रेणी क्रम में हमने देखा था कि जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है वह प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता था, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें छोटा हो रहा है। क्यों? देखिए, अगर यह जो R1 मेरा कितना है 2 है, R2 मेरा कितना है 3 मान लीजिए 3 और R3 मान लीजिए मेरा 4 मान लीजिए। तो अगर मैं इन सबको 1/2 1/3 या 1/4 करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 1/2 1/3 1/4 करूंगा तो मेरा 4 दूनी 12 मेरा LCM आ जाएगा। तो 6 और 4 3 चौके 12 तो 4 10 और 4 3 10 3 13 बटा मेरा कितना आ जाएगा 1/r1 1/r2 और 1/r3 करेंगे तो मेरा कितना आएगा, यह मेरा आएगा 1/r आएगा, 1/r आएगा यह। क्यों? क्योंकि इसको मैं 1/2 करूंगा, इसको मैं 1/2 करूंगा, इसको मैं 1/3 करूंगा और इसको मैं 1/4 करूंगा, इसको मैं 1/4 करूंगा। इन सबको ऐड कर दूंगा, इसको ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया। अब इन सबको जोड़ूंगा तो एलसीएम लूंगा, कितना होगा 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12 आता है। तो 2 छक्के 12 तो 6 ऊपर चल जाएगा, 3 चौके 12 4 ऊपर चल जाएगा, 4 तिया 12 तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 6 4 10 10 3 13 तो 13 मेरा ऊपर आ गया और 12 मैंने एलसीएम दिया था। तो 1/r जो है मेरा, यह जो 1/r है मेरा यह वो कितना आ गया 13/12। तो अब r निकालेंगे, तो r निकालूंगा तो r मेरा r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 12/13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं r को ऊपर भेजूंगा तो यह 12 ऊपर चल जाएगा, 13 भी नीचे आ जाएगा। 12 ये जो 12 है मेरा ऊपर चल जाएगा और 13 मेरा नीचे आ जाएगा। तो देखिए, अब 13/12 करूंगा तो यह मेरा जो वैल्यू इसका आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 आ रहा है, 0 पॉइंट कुछ आएगा ना। 13 से 12 में मैं 13 से भागा करूंगा तो उसका पॉइंट 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 से वो छोटा है। और यह देखिए 2 है या 3 है या 4 है, तो r का वैल्यू मेरा 1 से छोटा आ रहा है और r1 का वैल्यू मेरा 2 है, r2 का वैल्यू मेरा 3 है और r4 का वैल्यू मेरा 4 है। तो यह सब जो है, यह 2 3 4 है, यह मेरा r की वैल्यू से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है ना। तो वही यह बोल रहा है कि समानांतर क्रम में
समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है। समतुल्य प्रतिरोध क्या है मेरा, 1 से छोटा आ रहा है। मैंने एग्जाम्पल लेके देखा है, तो इसमें R का जो वैल्यू है मेरा, R का जो वैल्यू है वह R1, R2 और R3 से छोटा दिखा आ रहा है ना। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, इस केस में यदि समान मान R के N प्रतिरोध लगा दिया, तो इसमें जो मेरा R आता है वो R बटा N होता है। ये जो R आता है मेरा वह स्मॉल r बटा स्मॉल n आता है, स्मॉल n आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए मेरा 5 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 5 मैंने एक लगा दिया यहाँ पर, इसके पैरेलल में एक और लगा दिया, इसके पैरेलल में एक और लगा दिया, मान लीजिए 3 ही मान लीजिए। इस सबका वैल्यू मेरा R है, इसका भी R ही है और इसका भी R ही है। तो इसका जो रेजिस्टेंस निकलेगा A और B के बीच का A और B के बीच का, मान लीजिए यहाँ पर B है, A और B के बीच का, तो 1/R1 1/R हो जाएगा, वो इसका भी 1/R हो जाएगा, इसका भी 1/R हो जाएगा, और इसका भी तीसरे का भी 1/R हो जाएगा, तीसरे का भी 1/R हो जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम लिए तो कितना आ गया, इन तीनों का एलसीएम लिए तो मेरा कितना आ गया, R हो गया, और ऊपर मेरा 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3/R हो गया ना, 3/R हो गया, 3/R, तो 3/R, तो वही बोल रहा है, ये जो मेरा R इक्विवेलेंट है मेरा कितना आ रहा है, 3/R। तो मैंने 3 को अगर पैरेलल में लगाया तो 3/R आ गया। अगर मैं n लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा, n/R हो जाएगा। ये मेरा कितना है, ये मेरा आ रहा है, यह मेरा 1/R आ रहा है, मतलब अभी बटा में 1/R निकाला ना मैंने, यह मैंने क्या निकाला था, यह मैंने 1/R निकाला था। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये सॉरी दिखाई नहीं दिया मैंने नीचे, देखिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और R1 मेरा R है, R2 भी मेरा R है, और R3 भी मेरा R है। तो इन सबको एलसीएम दिया तो मेरा R आ गया, इन सबको एलसीएम दिया तो मेरा R आ गया यहाँ पर। अब एलसीएम लिया तो ऊपर मेरा 1 है, ऊपर मेरा 1 है, ऊपर मेरा 1 है, तो 1 1 1 तीनों को जोड़ दिया तो 3 आ गया, तो 3/R आ गया, 3/R आ गया मेरा। अब 3/R आ गया तो देखिए 1/R जो मेरा समतुल्य होता है, 1/R = मेरा कितना आ गया, 3/R। तो कहने का मतलब कि अगर मैं n लगाऊंगा, अगर मैंने 3 लगाया, 3 रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल लगाया तो 3/R आया, तो मैं अगर n लगाऊंगा तो n/R आएगा, n लगाऊंगा तो n/R आएगा, n/R आएगा। 1/R = 1/R = मेरा कितना आ जाएगा, 3 n/R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अगर 3 मैंने रेजिस्टेंस जो है, तीनों का मान मैंने बराबर था, तो 3/R आ गया। तो मैं अगर n रेजिस्टेंस लगा दूंगा और सबका मान बराबर रहेगा, तो उसका 1/R कितना आएगा, 1/R मेरा n/R होगा, 1/R मेरा कितना होगा, n/R होगा। तो R कितना आएगा, R मेरा कितना आ जाएगा, R मेरा आ जाएगा, अगर इसको ऊपर भेजूंगा तो इसको भी ऊपर भेजूंगा और ये नीचे आ जाएगा, तो स्मॉल r बटा स्मॉल n, यही बोल रहा है, स्मॉल r = स्मॉल n। टाइपिंग अच्छा से नहीं हो रहा है, बस यही प्रॉब्लम है। ये जो r हमने निकाला वह r बटा n हो जाएगा, वही यहाँ पर बोल रहा है कि यदि मैं समान मान r के n प्रतिरोध लगा दूंगा पैरेलल में अगर n प्रतिरोध लगा दिया और सबका मान बराबर होगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस मेरा स्मॉल r बटा n होता है। समझ में आ गया। अगर मैंने मैं 5 रेजिस्टेंस लगा दिया और सबका वैल्यू मेरा कितना है, सबका वैल्यू मेरा 3 है, 5 रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल लगा दिया और सबका वैल्यू मेरा 3 है, तो कैपिटल R मेरा कितना आ जाएगा, कैपिटल R = हो जाएगा मेरा, कैपिटल R = हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा,
5 रेजिस्टेंस लगा दिया ना, तो 3/5 हो जाएगा। इसका जो समतुल्य रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसका समतुल्य रेजिस्टेंस 3/5 आ जाएगा। यह सब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में मदद होगा, क्योंकि आप 1/r 1/r1 1/r2 1/r3 नहीं करना चाहेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जा रहा है। क्योंकि अगर मैं सबका मान बराबर है तो डायरेक्ट 3/5 लिख दिया, क्यों मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा, क्यों मैं सबको जोड़ते रहूंगा, जोड़ने के बाद मेरा 3/5 आएगा। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा। अगर मेरा 5 रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू 3-3 है, सबका 3-3 वैल्यू है, वह पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, उसका जो समरूप कितना आएगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। अगर मेरा एक और एग्जांपल लीजिए, अगर मेरा 6 रेजिस्टेंस है, 6 रेजिस्टेंस है, सबका वैल्यू मेरा 4-4 है, 4-4 है, सबका वैल्यू मेरा 4-4 है, तो उसका जो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4/6 हो जाएगा। अगर मेरा 10 है, 10 रेजिस्टेंस है और सबका वैल्यू मेरा 5 है, तो 5/10 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब R इज इक्वल टू स्मॉल r बटा n, यह मेरा समतुल्य आता है पैरेलल क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में मल्टीप्लीकेशन किए थे हमने। श्रेणी क्रम में यह जो देख रहे हैं ना, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल r, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें डिवाइड कर देते हैं, उसमें n से डिवाइड कर देते हैं, इसमें n से डिवाइड कर देते हैं, उसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना रेजिस्टेंस होगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसका एक उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आपको अच्छे से आएगा। यह उदाहरण फ्यूज का है, ये पहले आ गया, इसको हम बाद में देखेंगे, यह पहले ही आ गया। अब देखिए हमारा लेक्चर यहाँ से अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। समानांतर क्रम श्रेणी क्रम में प्रूफ आपको समझ में आ गया, और जो संयोजन कैसे होता है वो समझ में आ गया आपको। अब देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ऊर्जा रूपांतरण। देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती है बल्कि रूप बदलती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कुछ ही कहता है, ऊर्जा का न तो विनाश किया जा सकता है और न ही उसे बनाया जा सकता है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में हम ट्रांसफर करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हीटर जो होता है, हीटर क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा मतलब बिजली लेकर खाना पकाने में काम आता है, तो विद्युत ऊर्जा को वह ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, इसीलिए ना खाना पकाने में हमें, यह हीटर है ना, हीटर में खाना पकाने में नहीं, गर्मी हमें लगता है। मतलब ठंडी के दिन में हम हीटर का यूज कैसे करते हैं, हीटर का यूज करते हैं, वह विद्युत धारा को लेता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को लेता है और वह ऊष्मा में बदल देता है। तो इसीलिए हमें गर्मी महसूस होता है रूम में। हीटर लगाने से हमारा रूम का कैसा टेम्परेचर होता है, हमारा रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए हमें गर्मी महसूस होता है, उस गर्म लगता है ना। तो वह क्या कर रहा है, वह विद्युत ऊर्जा ले रहा है, तार से विद्युत ऊर्जा ले रहा है और वह उसको ऊष्मीय ऊर्जा में बदल दे रहा है। तो इसी को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वह विद्युत धारा से वह ऊष्मा में बदल दे रहा है, ऊष्मा में बदल दे रहा है, मतलब ऊर्जा संरक्षण है। ऊर्जा का न विनाश हुआ और न ही उसका निर्माण हुआ, बस उसका क्या हुआ, उसको ट्रांसफर कर दिया, एक ऊर्जा से दूसरा ऊर्जा में बदल दिया। जबकि बल्ब की सहायता से विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिए, तो यह भी एक ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया ना। कारण, चालक में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराते हैं और जिससे उनकी गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाता है और चालक गर्म हो जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणुओं से टकराते रहते हैं, टकराने की वजह से क्या होता है, उसका जो गतिज ऊर्जा होता है, जो चलने की जो ऊर्जा होती है, वह बदल जाती है, किसमें, वह ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। और ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा तो उसका चालक क्या होगा, गर्म हो जाएगा, तो वह गर्म हो जाता है। ठीक है, चालक में ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा का अंतरण, चालक में ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा का अंतरण देखिए, चालक में आरोपित विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के अधीन जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तब परमाणुओं से उनकी बारंबार टक्कर होती रहती है, और इन टक्करों के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से प्राप्त की हुई ऊर्जा को खो देता है, और यह ऊर्जा उन कणों को प्राप्त होता है जिससे इलेक्ट्रॉन टकराता है, और इसी की वजह से वह गतिज ऊर्जा जो होता है ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। समझ में आया ना, कैसे विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा जो होता है विद्युत ऊर्जा में मतलब ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। कैसे बदलता है,
जब भी चालक में इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है तो वह उस परमाणुओं से टक्कर बार बार होते रहता है। टक्कर की वजह से उसका जो गतिज ऊर्जा होता है वह उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है। अतः जब किसी चालक से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है। अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। सूत्र Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी को हम प्रूव करेंगे। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं। Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कैसे होता है? देखिए विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर भी हो और उसका आवेश क्या हो, विभवांतर भी हो, तो एक कूलम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में हमारा कार्य क्या होता है? कार्य होता है हमारा V W इज इक्वल टू हम V इंटू 1 होता है। हमने पिछले लेक्चर में इसको देखा था। W इज इक्वल टू क्या होता था? W इज इक्वल टू होता था V इज इक्वल टू 1 जूल और W इज इक्वल टू वी क्यू हम लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू वी क्यू, क्यों? क्योंकि हम चालक के सिरों पर अगर विभवांतर भी है और अगर एक कूलम को एक सिरा से दूसरे सिरा पर ले जा रहे हैं तो किया गया कार्य हमारा क्या हो रहा है? W है। तो W इज इक्वल टू हमारा वी क्यू होता है। यह हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था। अब देखिए V इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? V इज इक्वल टू हमारा होता है आई आर। ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो मैंने यहाँ पर आई आर रख दिया। और Q इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? Q इज इक्वल टू हमारा होता है आई टी। Q इज इक्वल टू हमारा होता है आई टी। यह हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश हमारा क्या होता है? आई टी के बराबर होता है। आवेश इज इक्वल टू करंट गुना समय। वह हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि यदि प्रति इकाई समय में किसी चालक से प्रवाहित होने वाला आवेश Q है तो उस चालक से प्रवाहित होने वाला करंट क्या होगा? Q बाई टी होता था। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता था, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। I इज इक्वल टू हमारा क्या होता था? I इज इक्वल टू हमारा होता था Q बाई टी होता था। प्रति इकाई समय में किसी चालक से प्रवाहित होने वाला आवेश अगर Q हो तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता था। तो Q इज इक्वल टू इधर चल जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो Q की जगह पर मैंने आई टी रख दिया और V की जगह पर मैंने आई आर रख दिया। तो आई मिलके आई स्क्वायर हो गया और R यहाँ पर मेरा आ गया और T मेरा यहाँ से आ गया। तो W इज इक्वल टू हो गया मेरा, W इज इक्वल टू मेरा हो गया आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है? पहले देखिए, पहले मेरा W इज इक्वल होता था वी क्यू और V की जगह पर मैंने आई आर रख दिया, कैसे? ओम के नियम के अनुसार। और Q इज इक्वल टू मैंने आई टी रख दिया, कैसे? Q इज इक्वल टू आई टी कैसे होता है? इसके अनुसार। अब देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, दो आई है, तो आई गुना आई स्क्वायर हो गया और आर मेरा यहाँ पर आ गया और टी मेरा इधर आ गया। तो W इज इक्वल टू मेरा हो गया आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए यदि किया हुआ कार्य मेरा उष्मा में बदल जा रहा है, जैसे अभी देखा था ना हमने कि गतिज ऊर्जा मेरा जो था, एक सिरा से दूसरा सिरा में जाने पर जो किया हुआ कार्य W जो था, जो गतिज ऊर्जा था जो था, वह मेरा उष्मीय ऊर्जा में बदल जा रहा था। तो उष्मीय ऊर्जा को हम Q से डिनोट करते हैं। यह Q अलग है, यह मेरा आवेश का Q है और यह Q जो है मेरा उष्मीय ऊर्जा का Q है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो Q है मेरा, यह जो Q है मेरा आवेश का Q है, इसलिए मैंने Q इज इक्वल टू आई टी रख दिया। और यह जो Q है मेरा उष्मा का Q है। तो उष्मीय ऊर्जा निकालने के लिए हम Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया ना। W ये जो मेरा कार्य है उष्मीय ऊर्जा में बदल जा रहा है। अभी तो मैंने बताया था ना कि जब किसी चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा पर किसी विभव को ले जाने में किया गया कार्य मेरा W हो तो वह जो कार्य है गतिज ऊर्जा जो है उष्मीय ऊर्जा में अगर बदल जाता है तो उष्मीय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उष्मीय ऊर्जा को हम Q से डिनोट करते हैं। तो W को मैं W की जगह पर मैंने Q रख दिया, तो Q इज इक्वल टू मेरा आई स्क्वायर आर टी आ गया। तो प्रूव हो गया ना। ठीक है, प्रूव हो गया। Q इज इक्वल टू मेरा आई स्क्वायर आर टी हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू
टी आ गया, मेरा यह आंसर आ गया। डब्लू को मैं क्यू, डब्लू की जगह पर मैंने क्यू रख दिया। क्यू रखा, समझ में आ गया ना कि जो मेरा कार्य था वह मेरा ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो गया, ऊष्मा के रूप में स्थानांतरित हो गया। तो कार्य मेरा ऊष्मा के रूप में स्थानांतरित हो गया, तो डब्लू की जगह पर मैंने क्यू रख दिया, तो क्यू इज इक्वल टू मेरा आई स्क्वायर आर टी हो गया। यही आता है फॉर्मूला प्रूव। इस फॉर्मूला का यूज न्यूमेरिकल में सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आता है, और इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है। तो अब देखिए नोट में क्या दे रहा है, प्राप्त ऊष्मा को यदि कैलोरी में व्यक्त किया जाए और तो इसे हम एच से डिनोट करते हैं। अगर यह जो ऊष्मा क्यू है उसको हम अगर कैलोरी में डिनोट करेंगे तो उसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो एच इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, एच इज इक्वल टू हमारा हो गया, एच इज इक्वल टू हमारा हो गया 0.24 इंटू आई स्क्वायर आर टी। 0.24 क्यों, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल होता है मेरा 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल होता है मेरा 4.2 जूल। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, एच इज इक्वल टू मेरा हो गया 0.24 इंटू आई स्क्वायर आर टी कैलोरी। ठीक है, कैसे आया 0.24 कैसे आया, देखिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4.2 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इज इक्वल टू, इसको हम 1 बटा में 4.2 कर देंगे। वन बटा 4.2 कर देंगे, हमको 1 जूल निकालना है, 1 जूल निकालना है, 1 जूल, तो 1 जूल निकालना था, यह बटा में आ जाएगा इधर, तो 1 जूल में तो 1 बटा 4.2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.24 आता है मेरा, यह 0.24 आता है। समझ में आ गया यह कैसे 0.24 आया, कैलोरी में बदलने के लिए हम इसको 4.2 को बटा बना दिए, तो 1 कैलोरी बटा 4.2 किए तो हम 0.24 आ गया मेरा आंसर। समझ में आ गया, तो एच में डिनोट करते हैं, जब भी हम ऊष्मा को कैलोरी में डिनोट करेंगे लिखेंगे तो उसको हम क्यू की जगह पर हम एच कर देंगे, और एच इज इक्वल टू 0.24 इंटू आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, अब देखिए जूल का ऊष्मीय नियम क्या कहता है, जूल का ऊष्मीय नियम क्या कहता है, किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी नियम का प्रतिपादन जूल ने किया था, जिसे उल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। इस नियम को किसने दिया था, इस नियम को किसने दिया था, इस नियम को जूल ने दिया था। किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, अगर किसी चालक से धारा प्रवाहित हो रहा है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में नियम दिया था जूल ने, तो उसी को हम कहते हैं जूल का ऊष्मीय नियम। ठीक है, क्लियर है, जूल का ऊष्मीय नियम किसे कहते हैं, किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी नियम का प्रतिपादन जूल ने किया था, इसलिए इसे हम जूल का नियम कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, यह इसको पीछे होना चाहिए था, इसको पहले आ गया, इसको हम बाद में देखेंगे, लघुपतन विद्युत से खतरा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जूल के नियम के अनुसार, जूल के नियम के अनुसार, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, देखिए जूल के नियम के अनुसार क्या कहता है, जूल के नियमानुसार क्यू उत्पन्न जो ऊष्मा होता है क्यू हमारा, वह जो होता है विद्युत धारा के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। किसी चालक से प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा होता है, मतलब आई, वह जो होता है विद्युत धारा के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। क्यू जो होता है हमारा क्यू, वह विद्युत धारा के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। और सीधा समानुपाती का मतलब मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, इस बार आप खुद से समझ सकते हो। सीधा समानुपाती का मतलब होता है एक चीज बढ़ रहा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, एक चीज घटेगा तो दूसरा चीज भी घटेगा, उतने ही परिमाण में घटेगा या बढ़ेगा जितने परिमाण में बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अब देखिए क्यू इज इक्वल टू क्यू मेरा आई स्क्वायर के सीधा समानुपाती हो गया, और मेरा जो आर है और टी जो है मेरा इसमें चर के रूप में रहेगा, अचर के रूप में रहेगा। क्यू इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, तो आई स्क्वायर के समानुपाती है तो आर और टी मेरा अचर हो जाएगा इस केस में। दूसरे केस में क्या है, चालक के प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है। जूल का नियम के अनुसार जो हमारा ऊष्मा जो होता है किस चालक के बीच जो उत्पन्न ऊष्मा होता है वह आर का सीधा समानुपाती होता है, और आर का सीधा समानुपाती होता है तो आई और टी जो होता है वहाँ पर अचर होता है हमारा। अचर मतलब कांस्टेंट होता है, वहाँ पर बदलेगा नहीं, आई और टी का वैल्यू बदलेगा नहीं।
और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कह रहा है चालक से प्रवाहित होने वाला धारा उसमें लगे हुए समय का सीधा समानुपाती होता है। तो क्यू जो है हमारा वह टाइम का सीधा समानुपाती हो गया, जहाँ आई और आर मेरा क्या है, अचर है। पहले केस में क्या था, आई स्क्वायर के सीधा समानुपाती था, तो आर और टी अचर हो गया। अब आर के समानुपाती होगा तो आई और टी अचर हो गया। अब टी का सीधा समानुपाती है तो आई और आर अचर हो गया। ठीक है, क्लियर है। यह मेरा जूल का नियम के अनुसार बोलता है। इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा आई स्क्वायर के सीधा समानुपाती होता है, आर का सीधा समानुपाती होता है और टी का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसी से फॉर्मूला हमारा निकलता था, वहां पर जो निकला था ना, Q इज इक्वल टू मेरा क्या था, इससे भी एक फॉर्मूला निकल गया मेरा कुछ। Q इज इक्वल टू आ गया आई स्क्वायर आर और टी। ये जूल के नियम के अनुसार से ये भी मेरा फॉर्मूला निकल गया क्या, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, समझ में आ गया ना। Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कैसे आया, जूल के नियम के अनुसार ऐसे आ गया। और एक हमने यहाँ पीछे किया था, एक हमने यहाँ पर इसके अनुसार किया था। W इज इक्वल टू वी क्यू था, तो V की जगह पर मैंने आई आर रख दिया और Q की जगह पर मैंने आई टी रख दिया। तो आई मेरा आई स्क्वायर हो गया और आर हो गया और टी हो गया। तो W इज इक्वल टू मेरा आई स्क्वायर आर टी हो गया। और अगर किसी सिरा से हम उस कार्य करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ऊष्मा को हम Q से डिनोट करते हैं। तो Q लिख दिया W की जगह पर, W की जगह पर मैंने Q रख दिया। तो Q इज इक्वल टू मेरा हो गया आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है। और अगर Q मैं जूल में लिख रहा हूँ, अगर मैं कैलोरी में लिखना हो तो उसको H से लिखेंगे। और कैलोरी में 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है मेरा 4.2 जूल होता है। तो जूल में जूल होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो इसको कैलोरी में बदलेंगे तो 0.24 हो जाएगा। तो 0.24 इंटू आई स्क्वायर आर टी हो गया कैलोरी में। ठीक है, क्लियर है। जो आप देखिए जूल का ऊष्मीय नियम से मेरा भी, जूल के ऊष्मीय नियम से भी मेरा Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया। यह मेरा आई स्क्वायर का सीधा समानुपाती होता है, आर का सीधा समानुपाती होता है और टी का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है। अब हम अगले लेक्चर में विद्युत शक्ति से देखेंगे, विद्युत शक्ति क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वह देखेंगे। यहाँ से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर यह लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार दो बार अच्छे से देखिए, क्योंकि पहली बार में कभी कभी समझ में नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट पहली बार में क्लियर नहीं होता है। तो बैक कर करके पॉज कर करके खुद से कॉपी पर नोट्स अपना खुद से बनाइए। मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसको पढ़िए और खुद से आप लिख के प्रयास कीजिए। तभी आपको ये जो प्रूव होते हैं ना, प्रूव जब तक आप खुद से कॉपी पर लिख के नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो कॉपी पर लिख के कीजिएगा सब चीज प्रूव जो करते हैं। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।